तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुविलान क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट वो केमिस्ट्री का भाग है। साइंस में 3 भाग है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। लेकिन यहाँ क्लास 10 में मिक्स है सर, अलग अलग नहीं है। साइंस में ही सब गिना जाता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि साइंस केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और आज का जो वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड है और क्लास 10 से रिलेटेड है। और आप लोग को एक जानकारी बता दूं कि हमारे जो चैनल है उस पर हम लोग क्लास 10 के साइंस मैथ से रिलेटेड वीडियो डालेंगे और उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि हमारे चैनल पे आउट ऑफ 100 की तैयारी करवाई जाएगी। और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। बोर्ड एग्जाम से हार्ड है ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 आप ला सकते हैं साइंस और मैथ में। हमारे द्वारा पढ़ाए जा गए जो चीज़ें हैं उनसे पढ़ के, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ चलते रहिए। और हम लोग आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें देते रहेंगे। और ये हमारे चैनल फर्स्ट वीडियो और चैप्टर का नाम है, पहला तो देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये साइंस में है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि साइंस के भाग में, साइंस में आता है केमिस्ट्री क्लास 10 में। और आप लोगों को बता दूं, मेन रोड पे है मेरा घर, तो जहाँ पे स्टूडियो है हल्का फुल्का, तो उतना ही बढ़िया। और लाइटिंग को मैं बता दूं कि आप फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट इंप्रेशन है। और कहा जाता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट इंप्रेशन से अगर आप सक्सेस होंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग उससे सीखते हैं। तो वही चीज़ है, अगर लाइटिंग नहीं अच्छी आ रही तो हम आप लोगों को कमेंट कीजिए, बेस्ट लाइटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो ये बस ट्रेलर है, आगे आगे चलते रहिए, कोशिश आप लोग साथ देते रहिए, हम भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करते रहेंगे। तो फिर लिख देते हैं इसको एक बार आप लोग को, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया टॉप इसमें चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया ही देख लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है, ठीक है। पहला चीज देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो इसमें होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कि अभिकारक, इसमें ये होता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, ये दो चीज है। अभिकारक और उत्पाद क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक, ये अधिक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अधिक पदार्थ, ठीक है, मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एकल उत्पाद का निर्माण नहीं, इसमें लिख दिए एक नए गुणधर्म वाले, एक एकल नए, ठीक है, एक एकल नए गुण धर्मों वाले, ठीक है, नए गुण धर्मों वाले पदार्थ मत लिखिए, उत्पाद लिख दिए, ठीक है। एक नए गुण धर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, बस समझिएगा। जल का निर्माण करते हैं, ये चीज है, ठीक है। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। और आप रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें दिख रहे होंगे, एक दो या दो से अधिक अभिकारक लीजिए या फिर पदार्थ, ठीक है। उत्पाद इसमें दिख रहा होगा आपको, ये उत्पाद लिख दिया। अगर उत्पाद लिख दिए हैं तो यहाँ अभिकारक लिखना चाहिए था। दो या दो से अधिक अभिकारक
अभिकारक, यहाँ पदार्थ नहीं लिखना चाहिए था, अभिकारक लिखना चाहिए था, ठीक है। अभिकारक मिलकर एक एकल नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप यहाँ सिंपल से चीजें अभी यहाँ अभिकारक और उत्पाद लिख दिए हैं तो ये भी ठीक है, नहीं तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप पदार्थ लिख दिए, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, और यहाँ नए गुणधर्म वाले पदार्थों, ठीक है, पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसे भी सही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद क्या चीज है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद क्यों कहा जाता है, ये इसमें भी वो अभिकारक और उत्पाद है। ये जो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो जल है, ठीक है, ये जल है उत्पाद, ये है अभिकारक। क्या है उत्पाद और क्या है अभिकारक, तो आइए ये भी जान लेते हैं। यार इतनी बसें चलती हैं, क्या बताया जाए, ट्रक चलते हैं, बस चलती हैं, ठीक है, मेन हाईवे है, ठीक है। अब आइए उत्पाद और अभिकारक के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक क्या है, पहला अभिकारक जान लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे ही अभिकारक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे अभिकारक, ठीक है। भाग लेते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है। और उत्पाद क्या होता है, इसके बाद उत्पाद की बारी आती है। उत्पाद क्या है, ठीक है, उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो पिछले में लिखे थे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्पेलिंग मतलब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2 मिलके H2O बनाते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दो चीजें और ये, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया क्या बात हो रही है, डिफिनेशन समझिए। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया हो रही है यहाँ, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं ऐसे पदार्थ। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये दोनों ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इनको अभिकारक कहा जाएगा ना। अब ये अभिकारक हो गए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा डिफिनेशन देखिए उत्पाद का, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसमें जाके निर्माण किसका हो रहा है, निर्माण इसका हो रहा है, ठीक है, H2O का निर्माण हो रहा है। जब इसका निर्माण हो रहा है तो इसे उत्पाद कहा जाएगा, ठीक है, ये उत्पाद है, ठीक है, ये अभिकारक हो गया, उत्पाद। अब समझ में आया क्या है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे अभिकारक कहा जाता है, और जो उत्पाद बनता है उससे ही, मतलब जो निर्माण होता है उसे ही उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, निर्माण जो होता है उसे ही उत्पाद कहा जाता है। ये चीजें समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण,
रासायनिक समीकरण जान लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जान चुके हैं, अब रासायनिक समीकरण जान लेते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण भी हार्ड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को बेस्ट जानकारी देंगे, बेस्ट। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड और आप लोगों को तैयारी करने के लिए, और आप लोगों को अगर माइंड डेवलप करना है, ये भी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, आगे आपको आगे लेने के लिए, मतलब कि आगे समझने के लिए सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण हार्ड नहीं है। रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब क्या है, जैसे कि डेफिनेशन पहले देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा द्वारा निरूपित किया जाता है। किया जाता है। और इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण के में क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण होता है, इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, रासायनिक समीकरण के लिखिए, फिर में लिखिए। ठीक है, ठीक है, में लिख लीजिए, में अभिकारक एक उत्पाद। ठीक है, अभिकारक के उत्पाद को, उत्पाद में पदार्थों को, उत्पाद में या फिर उत्पाद के में पदार्थों को प्रतीकों या सूत्रों, ठीक है, सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसमें भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। राइटिंग में मत जाइएगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, और इसमें रासायनिक समीकरण में अभिकारक के उत्पादों में पदार्थों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। ये चीजें हैं। और एग्जाम्पल पे देख लीजिए मैग्नीशियम रिबन, एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम है प्लस इसको ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में जब जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो लिखे हैं इसे ही सूत्र कहा जाता है, ये ही इसका प्रतीक है। ठीक है, ये जो लिखे हैं, ठीक है, यही इसका प्रतीक है और यही इसका सूत्र भी है। ठीक है, यही इसका प्रतीक भी, यही इसका सूत्र भी है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रतीक भी सूत्र भी यही। और और इसको जो इसका क्या कहते हैं, ये जो भौतिक अवस्था जो है, इसकी भौतिक अवस्था जो है, ये इसकी भौतिक अवस्था है सॉलिड, इसकी गैस है, इसकी सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, इसकी सॉलिड हो जाएगी, ये चीजें हैं। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्थाएं ऐसी है, सॉलिड, गैस, सॉलिड, तो ऐसी चीज समझ में आई। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लीजिए, यस क्या होता है, यल क्या होता है, और जी क्या होता है, और ये क्यू क्या होता है। ठीक है, इसको तो सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, ठोस, ये ठोस है। ठीक है, ठोस है, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य,
और गैस गैस ही कहा जाता है। इसको एक्वस कहा जाता है, AQUEOUS, ठीक है, एक्वस। इसको जलीय विलयन, ठीक है, इसको जलीय विलयन कहा जाता है। शायद ये नीचे ना होगा, आ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस और AQ का एक्वस कहा जाता है जलीय विलयन। ये सिंपल चीजें थी पहले चैप्टर के, सिंपल सी चीजें। पहले चैप्टर का नाम से रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब आगे देखिए क्या है, ठीक है। आगे आगे देखते रहिए और अपने दिमाग में जो पीछे की चीजें हैं उसको रिमाइंड करते रहिए। जब तक मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जब तक आपको समझा रहा हूँ, तब तक वो पीछे की जो चीजें हैं रिमाइंड करते रहिए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जो आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पीछे लिखे थे ना, जो मैग्नीशियम प्लस O2 है, अब MgO बनाए, ठीक है। इसमें संतुलित है? नहीं संतुलित है। कैसे नहीं संतुलित है? यहाँ देखिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ये फंडा गड़बड़ा जा रहा है। जब फंडा गड़बड़ा रहा है तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से इंटू कर देंगे। अब देखिए संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? इसीलिए कि आप लोग अभिकारक जो है और उत्पाद है, दोनों और जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए, उसे ही द्रव्यमान का मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत होता है, ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर 90% क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। रासायनिक ये ऐसे संतुलित होगा, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, इसलिए संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो गया। अब आइए तो बस दिखाए हैं, तो आइए डिफिनीशन के तहत एकदम रूल के तरीके से इसको समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। रूल में समझिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत द्रव्यमान जो संरक्षण नियम है, ठीक है, क्षण नियम है, उसके तहत इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, या फिर ना ही विनाश, यही होता है। इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम का डिफिनीशन क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक थोड़ा खतरनाक लिख दिया हूं उसको, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ठीक, विनाश होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो विनाश होता है ना ही इसका निर्माण होता है, उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये सिंपल से शब्दों में था, ठीक है, ये सिंपल से शब्दों में था। अब आइए निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है ना। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उत्पाद में जो उत्पाद बनता है उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और ये उसके बाद उत्पाद, ठीक है, ये उसके बाद उत्पाद, ठीक है, में ये उसके बाद उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। इसे ही
ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और अगर पूछे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यक है, ये लिखेंगे, इतना लिखेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में दे देंगे, वो मैग्नीशियम बताएं या फिर दूसरा लिख लीजिए, दूसरा H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, ये हो जाएगा H2O2 H2O, ये चीजें हैं, ठीक है। आपको दिख क्या रहा है, आप लोग दिमाग में लगाइए। पहला जो चीज देखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ये तो हो चुका है। और इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक के उसके बाद उत्पाद प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, कैसे? H2 है, सही है, पर O2 नहीं है। यहाँ 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ लगाएंगे भी नहीं, यहाँ 2 लगाएंगे भी नहीं संतुलित करते वक्त, ठीक है। अब यहाँ 2 लगा देंगे, अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तब यहाँ भी 2 लगा देंगे, ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ये सही है। अब O2 2 है तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ये भी सही हो गया। इस तरह संतुलित हो गया, ये भी इस तरह संतुलित होता है। आगे लेक्चर में बताएंगे बड़े बड़े इक्वेशन कैसे संतुलित होते हैं, आगे देखिएगा बड़े बड़े इक्वेशन हम लोग संतुलित करेंगे। आइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये खत्म हो गया। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, ठीक है। आप लोग, ठीक है, आप लोगों को होमवर्क में इक्वेशन दूंगा, आप लोग करिएगा, ठीक है। या फिर आप इसके नोट्स और अच्छे तरीके से होमवर्क डाउनलोड देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तब जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अभी नहीं डालूंगा। जब आप लोग कमेंट आएंगे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, PDF चाहे तो दूंगा, चाहे वो लिख के ही डालूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से देख लीजिए। तो आइए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होता है, क्या चीजें नहीं। चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है, इजी है। जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। तो आइए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार क्या है, ठीक है, पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया पहला प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या है, इसमें ये होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या समझे, संयोजन अभिक्रिया के नाम से क्या समझे, जिसमें संयोग होता हो, ठीक है, जिसमें संयोग होता है। तो इसमें यह है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये भी लिख सकते हैं, अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पदार्थ कहता है कि यहाँ पे अभिकारक भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ अभिकारक भी लिख सकते हैं, आप अभिकारक भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप अभिकारक भी लिख सकते हैं, मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में क्या देख लेते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं A प्लस B इज इक्वल टू C होता है। कैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर हाइड्रोक्साइड जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, H2O का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब ये 4, ये भी 4, यहाँ 2, ये भी 2 हो गया, ठीक है।
अब संतुलित है। संयोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल चीज थी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करके जो संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज थी, इसमें कुछ नहीं था। संयोजन संयोग होता है, संयोजन से आपको नाम से पता चलेगा संयोग होता है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा जो इसका होने वाला है वो थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे में 3 पार्ट हैं। दूसरा यानी उसके 3 पार्ट हो जाते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या मतलब एक एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा A = B + C, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसके 3 पार्ट हैं, वियोजन होने के 3 पार्ट होते हैं, और उन 3 पार्टों में जानेंगे कि वियोजन कैसे कैसे होता है। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है, समझे। विद्युत, प्रकाशीय और ऊष्मीय 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि वो तीनों होते क्या हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3.1, 2, 3। तीनों क्या क्या है? एक विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ये 3 चीजें होता है इनमें, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। आइए तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहली चीज है, पहला ऊष्मीय वियोजन के बारे में जानते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। पहला ऊष्मीय वियोजन माने वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन का पहला, ठीक है। ये वियोजन अभिक्रिया दूसरा है, उसमें 3 पार्ट हैं, उसमें ऊष्मीय वियोजन पहला है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप बस वियोजन अभिक्रिया में, चलिए ठीक है, 1 मिनट लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसमें ये पहला है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। इसमें अभिकारक को, जो अभिकारक होता है, ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। इसमें वियोजन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सॉलिड होता है, जब इसको ऊष्मा दिया जाएगा, ठीक है, ऊष्मा दी जाएगी तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन, ये होता है सॉलिड होता है, प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा है। अब देख लीजिए संतुलित है, ऑक्सीजन 3, 1, 2, 3 हो गया, 3 हो गया, कैल्शियम 1 हो गया, और कार्बन, मतलब कार्बन देख लीजिए, कार्बन 2 है, इसमें भी मतलब कैल्शियम 1, कार्बन इसमें 1, सही, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ठीक है।
तो अब उसमें उसमें विजन समझ गए कि उस अभिकारों को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। वो ये सिंपल सी चीज़ों में अगर लेंदी थोड़ा बड़ा लिखना चाहते थे भी सकते हैं। वो वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारों को ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया को ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। इस उसमें वियोजन में अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि ऊष्मीय वियोजन में अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है, ये लिख सकते हैं। अब आइए विद्युत वियोजन जान लेते हैं। दूसरा इसमें पार्ट विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन जान लेते हैं। तो विद्युत वियोजन ठीक है, विद्युत वियोजन तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने से क्रिया को जो विभाजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। विद्युत धारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करके बहा के वियोजित किया जाता है, मतलब उसको घटित मतलब तोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, H2O ये लिक्विड होता है, प्लस इस मतलब कि एक ही उत्पाद रहते हैं। जैसे कि उसमें वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट था। जब इसको विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये H2 प्लस O2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये गैस है, ये भी गैस है। अब देखिए संतुलित नहीं है, यहाँ 2 लगा देंगे, इक्वेशन यहाँ भी 2 लगा देंगे, सही, अब संतुलित हो गई। ठीक है, ये था विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। और इसका एग्जांपल है H2O में जब विद्युत वियोजन करेंगे तो जब पानी में विद्युत वियोजन करेंगे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है इसका, 2 पढ़ चुके हैं, उसमें वियोजन विद्युत वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन है बचा। ठीक है, अब आइए प्रकाशीय वियोजन के बारे में जान लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या है। वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया गया वियोजन उसमें प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। और उदाहरण के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। AgCl सॉलिड होता है, ठीक, एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये Ag+Cl बनाते हैं। ये गैस है, ये सॉलिड है।
ठीक है। अब ये संतुलित है? संतुलित नहीं है। कैसे? यहाँ Cl2 होता है, शायद यहाँ Cl2 हो जाएगा, यहाँ तो हो गया। एक मिनट, ये सूर्य के प्रकाश यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये संतुलित है शायद। ये थोड़ा मुझे डाउट है, यहाँ शायद 2 रहेगा, AgCl, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 होगा, ये रहेगा, ठीक है। ऐसे ये अब संतुलित है। कहाँ कहाँ 2 आया? यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, और यहाँ 2 था, यहाँ 2 लिखाएगा ही पहले से, ये 2 होता है, क्लोरीन 2 होता है, ठीक है। ये चीज है, ये प्रकाशीय वियोजन। अब वियोजन अक्रिया जो थी, ये दूसरा जो था, उसके 3 पार्ट हम लोग देख लिए, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अब आइए तीसरा पार्ट पे चलते हैं। तीसरा क्या है? ठीक है, तीसरा क्या है? इसमें तीसरा भी होता है, ठीक है। आइए तीसरे के बारे में जान लेते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, ये दोनों एक ही मिलेगा, ठीक है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। ये है इसका डिफिनेशन, सिंपल सा। अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे कि एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4, ये FeSO4 बना लेगा, प्लस कॉपर को अलग कर देगा। देखिए जो कॉपर है, ये Fe ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा और ये इसको अपने साथ ऐड कर लेगा, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग होगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, ठीक है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ चुके होंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब आइए आगे चलते हैं चौथे पे। चौथा क्या? ये हार्ड नहीं था, सिंपल था। तीसरा, चौथा भी सिंपल ही है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर नोट्स चाहिए तो, ठीक है। नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। चौथा है, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, ठीक है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। आयनों के बीच, यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, ठीक है, निर्माण यौगिकों के, ठीक है, यौगिकों के बीच उत्पादों के, ठीक है, उत्पादों के आदान प्रदान से होता है। इस प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच, यहाँ गलत हो गया, बीच आयनों रहेगा, ठीक है, आयनों रहेगा, आयनों के आदान प्रदान से होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कैसे यह सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है। पहले बेरियम सल्फेट प्लस NaCl2, ठीक है, NaCl2 बनाएगा। बेरियम में बेरियम क्लोराइड तो सोडियम सल्फेट, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ ये होगा ऐसे, ठीक है, ये होगा, 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बेरियम 1 हो, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 4 हो गया, नहीं 2 हो गया, सल्फेट यहाँ तब, सॉरी ये ऐसे नहीं था, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ Na2SO4, अब इक्वेशन सही है, ठीक है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच, ठीक है, यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है, आयनों के, जैसे यौगिकों, ये यौगिक है, ठीक है, ये आयन है इसके, ठीक है, सोडियम सल्फेट क्लोरीन, अब ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसके बाद ये बेरियम सल्फेट बना लेगा, ये और ये बेरियम सल्फेट बना लेंगे, और ये दोनों सोडियम क्लोरीन बना लेंगे। इसमें साथ साथ लिखे हैं कि उत्पादों के निर्माण यौगिकों के बीच दोनों के बीच, ठीक है, बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये आयन आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 हो चुका है। अब 5वां देखते हैं। 5वां इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वां ध्यान से देखिएगा, इस पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और लास्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5वें के बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5वां देखिए, 5वां अपचयन है, ठीक है। 5वां अपचयन है। ये हमेशा लोगों के दिमाग से खेलता है, बच्चों के दिमाग से खेलता है। ये हमेशा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड इस चीज को लेके हमेशा डाउट में रहेंगे, इसलिए जितने भी डाउट हैं यहाँ क्लियर कर लो, डाउट नहीं बचने चाहिए, ठीक है। इसमें डिफिनीशन ये होता है कि पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होना। हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा, या फिर मतलब अपचयन क्या है? इसमें अपचयन उपचयन 2 चीज होता है, ठीक है। अपचयन और उपचयन, ठीक है। अपचयन क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, इसमें अपचयन में। और उपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दोनों उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका अपचयन और उपचयन का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें
हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो उससे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आगे लिख ले कहते हैं। और इसमें ऐसे ऊपर से ऐसे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है, ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि हो उससे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे, ठीक है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन उपचयन ऐसे ऑक्सीजन जिनमें हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इसमें उपचयन, इसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसमें अपचयन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये उल्टा हो गया, घूम गया है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके कॉपर प्लस H2O बनाता है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, उपचयन। इसमें दो चीजें हो रही हैं, इसमें दो चीजें हो रही हैं, इसमें दो चीजें हो रही हैं, देखने की बात होगी। चलिए रुकिए, ये इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करके आपको दो चीजें बता देते हैं। ठीक है, आपने देखा अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। दिमाग में ये रहना चाहिए कि अपचयन क्या है, उपचयन क्या है। अपचयन पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि। अच्छा बताइए, पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो क्या होता है, वो उपचयन होता है। और हाइड्रोजन का ह्रास वो भी उपचयन का होता है। अपचयन का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो CuO प्लस H2, इसमें उष्मा जब करेंगे तो Cu प्लस H2O। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका क्या हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। आप बताइए, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन से घट रहा है, मतलब साफ सीधी भाषा में समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जिससे जुड़ता है उससे अपचयन होता है और जिससे जुड़ा रहता है अगर उससे अलग हो जाता है उससे अपचयन कहते हैं, साफ सीधी भाषा में। ठीक है, और एक और है कैल्शियम प्लस CO2। इसमें क्या हो रहा है, यह अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया है अपचयन, अपचयन गलत है, ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, ये आप लोग समझे, उपचयन और अपचयन। सरल भाषा में उपचयन वो होता है जिससे ऑक्सीजन, अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और उपचयन वो होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन होता है जिससे कि ऑक्सीजन घट जाता है, मतलब चला जाता है।
उसे ही अपचयन कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पे, ठीक है, तापमान के आधार पे। अभी तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखे थे, अब तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। तापमान, टेम्परेचर, ये हैगा तापमान के आधार पर, ठीक है, तापमान के आधार पे। ये दो तरीके से होते हैं तापमान के आधार पे। ऊष्माक्षेपी, पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं उसी तरह से। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो इसमें इस अभिक्रिया में ऐसा होता है कि जिन अभिकारकों के अभिक्रिया जो होती है उसमें उत्पाद तो बनते हैं, साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा जो बोल रही है वो भी बनती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये होता है। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो लिख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या क्या है इसमें, उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल CH4+O2 जो ऊष्मा देगा, CO2+H2O+ ऊष्मा, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें ऊष्मा निकल रही है इस अभिक्रिया में, ठीक है, ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा निकल रही है, ये है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ तो ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये चीजें हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हो गया, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी देख लेते हैं। फिलहाल इधर बारिश भी होने लगी, बारिश भी स्टार्ट हो रही है, मैं शांत हो जाऊंगा और बारिश आपको टिप 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 करते हुए सुनाई देगी। देखिए सुनिए, और ये जो है अपने मन में मतलब इसको दोहराते रहिए, ठीक है। सुनाई दिया ही होगा आपको बैकग्राउंड पे। और दूसरा चीज है ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये क्या है ये जान लेते हैं। ये आपने पढ़ चुका है, आप इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देख चुके हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसमें इसकी जरूरत होती है, जैसे कि इसमें जरूरत होती है आपको उसकी, आपने विभाजन अभिक्रिया में उष्मी विभाजन पढ़ा है, उसी में ये उसी के समझ लीजिए आपने इसे पढ़ लिया, वही चीज है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता हो, ठीक है, आवश्यकता हो, उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल वही आपको रहेगा जो आपने ऊष्मीय विभाजन में पढ़ा है, एग्जाम्पल के नाम पे ये रहेगा, ठीक है। CaCO3 जो ऊष्मा देने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। ये था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। अब आप लोगों को, ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म।
इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं, बस इतना ही था। इम्पोर्टेंट ये सब इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। अब आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, बस इतना बस याद कर लें आप लोग कंपटीशन सब कुछ, मतलब कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी, इसमें से बाहर से कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।